Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series जहां पर मैं आपको रोज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को समराइज करके देती हूँ एंड ऑल्सो आई टेल यू फ्यू वैल्यू एडिशन पॉइंट्स रिलेटिंग टू दैट टॉपिक। सो चलिए आज है 15 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक्स को। तो फर्स्ट एडिटोरियल इज डेस्पेयर एंड द होप जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने लिखा है। ओके सो दिस इज नजीब जंग। ओके तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़े सो ही वॉज फॉर्मर वीसी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर्मर दिल्ली एलजी एंड इज चेयरमैन ऑफ एडवांस्ड स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया। ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो बेसिकली ही इसमें इन्होंने बताया कि अभी हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है फिर इट इज टॉकिंग अबाउट मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म। ठीक है तो बेसिकली इसमें थोड़ी बहुत हिंदुत्व और इन सब चीजों की बात हो रही है बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आई थॉट ऑफ कि आज मैं आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बिल आया है प्रेसिडेंशियल असेंट भी उसको मिल गई है। ठीक है उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। दूसरा हिंदू में भी आज मुझे इतने कुछ खास एडिटोरियल्स नहीं लगे थे बट देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सप्लोरेशंस इन द्वारका। सो उस पर मैं आपके लिए लेकर आई। सो इधर पर आज हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे। ये कौन से टॉपिक से आपका ओवरलैप करता है? So this overlaps with your topic of GS paper 1, that is Indian society communalism. As here the article is discussing about increasing marginalization of Muslims, particularly policy making representation. ठीक है it is making references to lynching, hate speech, social discrimination etc. Then it is also talking about कि education क्या role play कर सकती है in the empowerment of the Muslim community. Then GS paper 2 obviously एक act है तो GS paper 2 के साथ आपका ये overlap करेगा। ठीक है then minority rights, civil society and dialogue, and then essay paper में it can overlap with the themes like empowering minorities in India, education as a tool for social justice, secularism and the challenges of communal politics. Ethics also moral courage of individuals standing up against majoritarian narratives, ethical dilemmas, role of empathy, justice, constitutional values, इन सबका क्या रोल है in uplifting the vulnerable sections in the society। तो ethics से भी overlap हो रहा है। Potential questions can be discuss the implications of majoritarian nationalism on India's pluralistic democracy. Then, what are the constitutional safeguards for minority communities in India? And education is the key to empowerment. Discuss in the context of minority communities. ये कुछ क्वेश्चन है जो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडिटोरियल नॉलेज बट जनरली जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस पे आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने दे दिए हैं ताकि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। नाउ लेट अस कम आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वक्फ बेसिकली इट इज एन अरेबिक टर्म जिसका मतलब होता है एंडाउमेंट। ओके इन इस्लामिक लॉ इट रेफर्स टू अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्या होता है ये इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि कोई मुस्लिम चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे देता है। एक बार अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया उसके बाद उसे सेल वगैरह नहीं किया जा सकता है। उसे बस उस कम्युनिटी की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, रिलीजियस पायस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ओके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जैसे कि अगर आपने किसी को कुछ वक्त प्रॉपर्टी आपने बोल दी तो अब आप उसको मॉस्क, ग्रेवयार्ड, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है शॉप्स, बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू अर्न इनकम, ये सब आप कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली वक्फ एक्ट है 1995 जिसको अमेंड किया गया 2013 एंड 2023 में। इसको मैनेज कौन करता है? वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता है बाय द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। वक्फ बोर्ड्स का मेजर टास्क होता है मैनेजिंग, प्रोटेक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग दीज प्रॉपर्टीज फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। अगर हम वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करें तो एज पर सच्चर कमिटी 6 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज थी। ये सच्चर कमिटी की रिपोर्ट लेकिन 2006 की है। ठीक है तो ऑब्वियसली ये अपडेट हो गया होगा। देन एस्टिमेटेड एरिया ओवर 4 लाख करोड़, 12,000 करोड़ की इनकम आती है इससे एंड एक्चुअल इनकम इज जस्ट 163 करोड़ एज पर 2011 सेंसस। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज का अगर हम मैनेजमेंट देखें तो वहां पर दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए गवर्नमेंट ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है ताकि इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं?
ऑब्वियसली वर्क प्रॉपर्टीज को अगर आप कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाने के लिए यूज करोगे तो लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें दिल्ली की जो हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, इट हैज यूज्ड वर्क फंड्स टू रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देन सेल्फ रिलायंस प्रमोट करेगा, कम्युनिटी लेड वेलफेयर होगा, स्टेट पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, फंड्स सपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्फन्स को सपोर्ट कर सकते हैं, विडोज को सपोर्ट कर सकते हैं, एल्डरली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपकी मॉस्क, मदरसा ये सब बनेगा तो क्या होगा, रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ऑब्वियसली आप ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब ओपन अप कर रहे हो, एग्रीकल्चरल लैंड, शॉप्स रेंटेड फॉर इनकम एक्सेट्रा, है ना। जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी आप ओपन अप कर सकते हो। चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो एनक्रोचमेंट हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ओवर 50% ऑफ वक्फ लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। ठीक है, फिर करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है विद इन दी वक्फ बोर्ड्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, रिकॉर्ड कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है, जुडिशियल डिलेज है। इसी सबको डील करने के लिए वी हैव कम अप विद द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बनाया, दैट इज पोर्टल टू डिजिटाइज रिकॉर्ड्स एंड ट्रैक प्रॉपर्टीज। एज ऑफ नाउ ओवर 2 लाख प्रॉपर्टीज हैव बीन डिजिटाइज। मतलब पुअर रिकॉर्ड कीपिंग थी, तो उस रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमने डिजिटाइज फॉर्मेट में हम ये कर रहे हैं। फिर जीएसआई मैपिंग कर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टीज की, ताकि एनक्रोचमेंट से बचा सके। और रिसेंट वक्त अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आएगा, बेटर सर्वे और ओवरसाइट होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकते हैं टू मैनेज वक्फ एसेट्स प्रॉपरली, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपीपी मॉडल्स और ट्रांसपेरेंसी आपको इंश्योर करनी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, वक्फ प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं। ठीक है, एम्पावर कर सकते हैं इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को थ्रू एजुकेशन, वेलफेयर एंड सेल्फ रिलायंस, अगर प्रॉपर रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको यूज किया जाता है। ठीक है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट just be protected but empowered, for they carry the soul of inclusive progress. Okay, so this is all about the वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी रिसेंटली आया। ठीक है, तो उससे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बेटर होगी तो ज्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। ओके, चैलेंजेस वगैरह हमने पढ़े कि किस कॉन्टेक्स्ट में एक्ट को लेकर आया गया, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा। ये रहा इसका एक फ्लोचार्ट जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और काफी इजीली आप इसको याद कर सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं हम, विच इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं ये द्वारका वगैरह में, तो यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे द्वारका क्या है, बेट द्वारका क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, एंड व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड। सो व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रेश एक्सपेडिशंस कर रहा है एट द्वारका एंड बेट द्वारका टू डॉक्यूमेंट एंड डेट सबमर्ज्ड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ठीक है, ये अलाइन करता है विद इंडियाज पुश टू रीडिस्कवर इट्स मैरीटाइम हिस्ट्री। ठीक है, हमें नहीं पता है भाई कैसे सबमर्ज हो गया, क्या है वहां पर अंदर, सो ये सब हम दोबारा से रीडिस्कवर करेंगे, क्या है हमारा एंशिएंट मैरीटाइम पास्ट, रेलिवेंस क्या है यूपीएससी के लिए। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन आ सकता है द्वारका की लोकेशन के बारे में, बेट द्वारका की लोकेशन के बारे में एक्सेट्रा। एएसआई पे क्वेश्चन आ सकता है। जीएस पेपर 1 में ये आपका इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट सिटीज, इन सब से ओवरलैप करते हैं। जीएस पेपर 3 में रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन आर्कियोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम वहां पर जा पा रहे हैं और एक्सप्लोरेशन कर पा रहे हैं। एससी पेपर में कल्चरल रिवाइवलिज्म, सॉफ्ट पावर, प्रिजर्विंग हेरिटेज विद टेक्नोलॉजी, आप कहीं पर भी ऐसे में तो कोई भी पॉइंट लेकर आ ही सकते हो। नाउ सबसे पहले जस्ट अ मिनट, सबसे पहले द्वारका और बेट द्वारका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो द्वारका वन ऑफ द 4 धाम्स एंड सप्तपुरीज। ठीक है, 7 सेक्रेड सिटीज, महाभारत में मेंशन्ड है, स्कंद पुराण में और हरिवंश में। सेट टू बी सबमर्ज्ड आफ्टर लॉर्ड कृष्णास डेथ, लिंकिंग माइथोलॉजी विद मरीन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अर्बन प्लानिंग, फोर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब हमें बीनीथ द सी मिला है। ओके, then बेट द्वारका believed to be the residential quarters of Krishna and his family, presently एक small island है, rich in religious and archaeological value। अब इंडिया का अगर हम देखें कि और कौन कौन सी और कोई भी सिटी है क्या जो ऐसे सबमर्ज हो गई थी, तो वी हैव पुम्पुहार इन तमिलनाडु, सबमर्ज चोला एरा पोर्ट सिटी स्टडीड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड अनदर इज द्वारका। देन लक्षद्वीप शिपरेक्स भी है, वो भी एएसआई ने स्टडी किया फॉर कॉलोनियल ट्रेड लिंक्स। नाउ इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इससे हमें अपने रिच एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, देन जो स्क्रिप्चर्स वगैरह में महाभारत में लिखा हुआ है वो सब हमें पता चलेगा भाई कितना सच है, क्या है वहां पर। ओके, देन सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी हमारी बढ़ेगी। फिर उसके बाद वहां पर क्योंकि इतने एक्सप्लोरेशन हो रहे, इतना ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो टूरिज्म, पिलग्रिमेज पोटेंशियल भी हो सकता है, जिससे गुजरात की इकोनॉमी बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। देन चैलेंजेस क्या क्या है, हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स है हमारे पास, है ना,
फिर प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, वंस रिट्रीव मेटल ऑब्जेक्ट्स ऑक्सीडाइज रैपिडली। लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास उतना कि मैरीटाइम जोन लॉज नॉट सफिशिएंटली टेलर्ड फॉर हेरिटेज। ट्रेन पर्सोनल नहीं है जो कि जाकर वहां पर पूरे अच्छे से स्टडी कर सके। अब इस सब में हम क्या कर सकते हैं? सो वन इज वी कैन गो फॉर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है, हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है सब आपस में मिलकर काम कर ले। ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जैसे कि यूनेस्कोज अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज कन्वेंशन, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी और इसको हम साइन करके यहाँ से ग्लोबल पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। ओके, देन अनदर इज और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हम लेके आ सकते हैं, जैसे कि अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल विंग जो कि अभी काफी छोटी है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रांस के पास DRASM है जो कि फुल फ्लेश्ड अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है फॉर दिस। देन टूरिज्म, पब्लिक एंगेजमेंट करो, लॉन्च अंडर वाटर म्यूजियम्स, वर्चुअल एग्जिबिट्स, जैसे कि इजिप्ट में एलेक्जेंड्रिया मॉडल हम वहां से दे सकते हैं। देन एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, ज्यादा हमारे पास अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट होंगे तो ज्यादा अच्छा हमको पता चलेगा। मरीन आर्कियोलॉजिकल कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि डेक्कन कॉलेज, IIT गांधीनगर में हुआ है। ट्रेन ड्राइव डाइवर्स विद आर्कियोलॉजी स्किल्स, ठीक है, कंजर्वेशन करना है हमको। ठीक है, आप एक्सकेवेशन तो कर रहे हो लेकिन पोस्ट एक्सकेवेशन पे उसको कंजर्व करने की जरूरत है। एडिशनल एनरिचमेंट, जैसे कि यूनेस्को 2001 कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज जिसका इंडिया एक मेंबर नहीं है। अगर हम इसके सिग्नेटरी बनते हैं तो हम बेटर कंजर्वेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है। मरीन आर्कियोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। लैंड बेस्ड एक्सकेवेशन सैचुरेट हो रहे हैं इसलिए अब हम ओशन में जाके एक्सकेवेशन कर रहे हैं। प्रिजर्विंग हिस्ट्री बीनीथ द वेव्स इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। तो इस तरह की लाइंस आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो टू एनरिच देम। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका ये माइंड मैप मैंने बना दिया है, ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, UPSC के लिए रेलिवेंस क्या है, द्वारका बेद द्वारका के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर अभी रीसेंट की फाइंडिंग्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, इस तरह की चीजें सब हमने पढ़ी। ओके, सो इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। ठीक है, जो भी आप लोगों के सजेशंस रहते हैं डू लेट मी नो आइदर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द टेलीग्राम चैनल। इस जो ये एडिटोरियल की जो PDF है इट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करो और वहां से ये PDF आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू आर लाइकिंग इट डू शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।